एपिसोड 291 टू 300। अध्याय 291। 115 सांप बिल से बाहर आ गए हैं, नीचे की रेखा पार न करें अंडरस्कोर 2। युनशु की आंखें ठंडी थीं जब वह अपने सामने खड़े लंबे कद के आदमी को घूर रही थी। कनपट्टियों पर धूसर धारियां थीं, त्वचा पर महीन रेखाएं थीं, फिर भी उसके सुंदर चेहरे की बनावट में कोई कमी नहीं आई थी। दरअसल अपनी युवावस्था के विद्वान और सौम्य रूप की तुलना में वह अब और भी ज्यादा परिपक्व और मौसम की मार झेलता हुआ लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसे याद थीं, साफ, कोमल और हमेशा स्नेह की एक झलक लिए हुए। भायन, उसके पतले होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वह बहुत ठंडी लग रही थी। आदमी की आंखें चमक उठीं। शुआ, क्या तुमने मुझे याद किया? अगर तुम मुझे उठाना चाहते हो तो किसी जवान लड़की को ढूंढो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। उसका स्वर बर्फ की तरह ठंडा था। उस आदमी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई, मानो किसी कठपुतली की डोरियां कट गई हों और अब उसमें जान का कोई निशान न हो। उसकी पुतलियां धुंधली और एकाकी हो गई थीं, जिससे युनशु का दिल अनजाने में ही भारी हो गया, लेकिन उसने सबसे पहले अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। शुआ, क्या तुम अब भी मुझे ही दोष दे रही हो? उस समय सब मेरी ही गलती थी। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था, लेकिन मुझे सजा मिल गई। इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मुझे तुम्हारी याद न आई हो। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? युनशु ने व्यंग्य किया और उसका बड़ा हुआ हाथ झटक दिया। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ, सू एंटोंग। दशकों पहले तुम अयोग्य थे और अब तो और भी कम। मुझसे दूर हो जाओ, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। उसकी ओर एक और नजर डाले बिना वह मुड़ी और तेजी से चली गई। युनशु की पीछे हटी हुई आकृति को देखते हुए उस आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपनी ठुड्डी को छुआ और उसकी आंखों में व्यंग्य की एक झलक उभर आई। मैं योग्य नहीं हूँ, इस संसार में कौन योग्य है? लेडी ही ने देखा कि युनशु शौचालय से वापस आने के बाद बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था और वह डरने से खुद को नहीं रोक सका। लेडी युन, क्या बात है? लेडी ही ने डरते डरते पूछा। उसका दिल इस औरत के लिए डर और नफरत से भरा हुआ था। लेडी हे, मैंने जो पहले कहा था उसके बारे में सोचो। मैं तुम्हें फिर से ढूंढने आऊंगी, उसने कहा और कुछ 100 युआन के नोट उछाले, अपना पर्स उठाया और बिना पीछे देखे चली गई। औरत, उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम दिखावा कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम अमीर हो? घर वापस आते समय कार में युनशु थके हुए भाव के साथ अपनी सीट पर पीछे झुक गई और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। शुआ, तुम बहुत सुंदर हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे अपनी दुल्हन के रूप में शादी करना चाहता हूँ। भायान, तुम्हें दूसरी लड़कियों से बात करने की इजाजत नहीं है, एक नज़र भी नहीं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, शुआ जो भी कहे। वह अचानक बेचैन हो गई, मानो उसने कोई अप्रिय सपना देखा हो। उसका चेहरा भय से भर गया, लेकिन वह सपने में फंस गई थी, जागने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सू एंटोंग। मेरा कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, इसलिए अब से तुम मेरे सामने मत आना। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने अपनी शादी का घर तैयार करने के लिए अपनी माँ की विरासत गिरवी रख दी थी। अब तुम मुझे क्यों बता रही हो कि तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है? तुम मुझे क्या समझती हो? तुम क्या करने जा रहे हो? सपना अचानक वहीं खत्म हो गया। युनशु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मैडम, हम घर पहुंच गए हैं, ड्राइवर की सम्मानजनक आवाज आगे की सीट से आई। युनशु ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उन्हें खोला। भावशून्य वह कार से बाहर निकली और गरिमा के साथ बैठक कक्ष में चली गई। युनिया लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। स्क्रीन पर कांग जिन से एक वैरायटी शो में हिस्सा ले रही थी, देश का एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम जो मशहूर हस्तियों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता है। कांग जिन से इस एपिसोड की मेहमान थी, जिन्हें होस्ट ने पूरी तरह से धोखा दिया और आखिरकार कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया, जहां से वह चीखती हुई बाहर निकली। उनकी छवि पूरी तरह से बिखर गई थी। तस्क जैसे बंदर से करतब करवाना। युनशेन और युनशु को तो गौर से देखना चाहिए। कदमों की आहट सुनकर युनिया मुस्कुराते हुए बोली, दादी आप वापस आ गईं। युनशु की नज़र टेलीविजन स्क्रीन पर पड़ी। कांग जिन से कीचड़ में लिपटी हुई थी और अपनी छवि की परवाह किए बिना रो रही थी। युनशु ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। टीवी पर नजर डालते हुए युनिया हंसी। क्या आंटी जियांग पूरी तरह से दृढ़ नहीं है? लगभग 40 साल की और फिर भी इतनी मेहनत कर रही हैं। वो पापा के साथ रहकर एक अच्छी पत्नी और माँ बन सकती थी। ओह, पर मैं तो भूल ही गई, वो न तो अच्छी पत्नी है और न ही अच्छी माँ। शायद आरामदायक मालकिन कहना ज्यादा सही होगा, या फिर पापा जो भत्ता देते हैं वो काफी नहीं है, इसलिए वो खुद पर इतना जोर लगा रही हैं। युनशु ने युनिया को एक नज़र देखा और उसके सामने बैठ गया। हास्यास्पद और तीखे बोल वाले कॉमेडी न करना अफसोस की बात है। ये सब दादी माँ के उत्कृष्ट जीन्स की बदौलत है, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में उत्तर दिया। उस समय चाची ली ने ताज़ी बनी गुलदाउदी चाय युनशु के सामने रख दी। मैडम, बस अब बहुत हो गई बातें। मैं पूछ रही हूँ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? दिन भर यूं ही बेकार में गुजारना कैसी मिसाल है? ये कहते हुए उसने चाय का ढक्कन हल्के से हिलाया, जिससे फूलों की पंखुड़ियां बिखर गईं। उसकी हरकतें शास्त्रीय और शालीन दोनों थीं, सचमुच एक मनमोहक दृश्य था। अध्याय 292। 115 सांप अपने बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वह रेखा पार नहीं करता अंडरस्कोर 3। युनिया के होठों के कोनों पर मुस्कान गहरी हो गई, लेकिन उसका चेहरा उदासीन दिखाई दिया जब उसने कहा, दादी क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगी यदि मैं कहूं कि मुझे अब हाई स्कूल डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है? युनशु ने अपनी हरकतें रोक दी और एक धुंधली नज़र से उसकी ओर देखा। धुंधली चाय की भाप के बीच उसकी खूबसूरत आंखें और भी गहरी और ठंडी लग रही थीं। वह थोड़ा मुस्कुराई। विश्वास करो, मैं क्यों न मानूं? तुम बचपन से ही बहुत होशियार रहे हो। दादी मानती हैं कि इन 10 सालों में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने धीरे से चाय पी। युनिया ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसकी आंखों में क्षणिक उपहासपूर्ण मुस्कान थी।
युनशू ने अपना प्याला नीचे रखा। जी यून्या, तुम क्या चाहती हो? उसका स्वर अविश्वसनीय रूप से कोमल था, जैसे प्रेमियों के बीच की फुसफुसाहट। यूनिया सोफे पर दुबकी हुई थी, काफी कामुक लग रही थी, लेकिन किसी कारण से वह आंखों को बहुत अच्छी लग रही थी। दादी, आप अनभिज्ञता का नाटक कर रही हैं, है ना? आपको अपने दिल में इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। युनशू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हालांकि आपका उपनाम जी है, लेकिन क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप वह सब कुछ पाने के हकदार हैं जो जी हुआक्सी ने पीछे छोड़ा है? यूनिया ने कंधे उचका दिए। पिताजी मुझसे ज्यादा उत्तराधिकार के हकदार हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर वे दामाद हैं, लेकिन असल में। वह मुस्कुराए और शर्म से अपने होंठ भींच लिए और युनशू पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। युनशू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। तुम सचमुच सब कुछ जानती हो? यूनिया ने आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब से मैं बच्ची थी, पिताजी मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई गंदी चीज हूं। अगर ऐसा है तो म्याओ म्याओ और मुझे इस दुनिया में लाने की जहमत क्यों उठाए? ज्यादा आसान होता अगर हम पैदा होते ही गला घोंट देते और अब हमें इन सब परेशानियों से बचा लेते, क्या आपको नहीं लगता दादी? युनशू ने भौहें चढ़ाईं। इसके विपरीत, मुझे लगता है कि इससे खेल और भी मजेदार हो जाता है। शिकार को सीधे मार डालना कितना उबाऊ है। शिकार को धीरे धीरे मौत के जाल में फंसने से पहले धीरे धीरे संघर्ष करते देखना कहीं ज्यादा मनोरंजक है। यही शिकार का असली रोमांच है। यूनिया ने मन ही मन उसे पागल कहकर कोसा, लेकिन ऊपर से वह हंसते हुए बोली, सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद को मौत के घाट उतार दो। उसकी नज़र अनजाने में कब पर चली गई। जी यूनिया, मैं तुम्हें एक और सलाह देना चाहता हूँ। ज्यादा चालाक होना खतरनाक हो सकता है। तुम सोचते हो कि तुम लोमड़ी हो, लेकिन असल में तुम कुएं के मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं हो। यूनिया ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, तो फिर चलो गधे पर सवार होकर देखते हैं और बही खाता पढ़ते हैं। युनशू अपने कमरे में लौटी और गुस्से से एक नीले और सफ़ेद रंग का चीनी मिट्टी का फूलदान तोड़ दिया जो हमेशा से उसका पसंदीदा था। लेकिन इस पल में वह इन खूबसूरत चीज़ों को नष्ट करने की चाहत से खुद को नहीं रोक पाए। वे सभी एक के बाद एक उसकी अवहेलना कर रहे थे। सू एंटोंग, जी यून्या, आप लोग अवश्य ही इसमें शामिल होंगे। कुछ सोचते हुए फ़ोन करते समय उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। शायद प्रस्तावित धनराशि पर्याप्त थी, क्योंकि दूसरे पक्ष ने बहुत शीघ्र प्रतिक्रिया दी। सू एंटोंग को अच्छे व्यवहार के कारण 1 साल पहले जेल से रिहा किया गया था। रिहाई के बाद वह अपने गृहनगर वापस चला गया और खेती करने लगा। हालांकि जेल में बिताए समय और अपनी उम्र के कारण उसे अपने गृहनगर में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और वह इस बोझ को सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने अपनी मातृभूमि छोड़ दी। इस दौरान वह किसी के ठिकाने के बारे में पूछताछ करता रहा और 1 हफ्ते पहले ही जियांगजो आया था। वह वर्तमान में शहर के पूर्व में स्थित भूमि मंदिर में अस्थायी रूप से रह रहा है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने किसी संदिग्ध व्यक्ति से संपर्क किया हो। उन्होंने निर्देश दिया, किसी को उस पर नजर रखने को कहें। जब आपको पता चले कि उसने किसी अजनबी से संपर्क किया है तो मैं पूरी जांच चाहती हूँ। फोन रखने के बाद युनशू ने राहत की सांस ली। ये जी यून्या नहीं था जो उसे यहाँ लाया था। उसने जी यून्या को बहुत अधिक महत्व दिया था, चाहे वह कितनी भी सक्षम क्यों न हो। उसके लिए सू एंटोंग जैसे किसी व्यक्ति को जानना असंभव था। अपनी नाक भींचते हुए वह पलंग के पास की ओर बढ़ी, लेकिन गलती से उसका पैर टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़े पर पड़ गया, जिससे उसके तलवे में दर्द होने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने उसे एक जोरदार लात मारी, बिल्कुल बाघ जैसी। युनशू ने लेडी हे से जो भी शब्द कहे थे, जो भी कार्य उसने किया था, वह अब यून्या के कानों तक पूरी तरह से पहुंच गया था। उसने लेडी हे से युनजोहू में कुछ ढूंढने में मदद मांगी। वह क्या था? युनशू ने इसे खोजने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? दूसरों का सहारा क्यों लिया? एक पुरानी कहावत है, एक शक्तिशाली अजगर भी स्थानीय सांप को नहीं दबा सकता। हुआन परिवार की युनजोहू में गहरी जड़ें थीं, इसलिए युनजोहू में कुछ खोजने के लिए उनकी मदद लेना निश्चित रूप से कहीं अधिक प्रभावी होगा। युनशू की चतुराई के कारण उसे यह भी यकीन था कि यह वस्तु हुआन परिवार के लिए कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन युनशू के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। क्या हो सकता है? यून्या क्षण भर के लिए उलझन में पड़ गई। उसके सामने कोहरा घना होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि युनशू में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। अगले दिन अस्पताल जाते समय यून्या ने प्रोफेसर निंग के बारे में एक प्रसारण सुना, जो एक व्याख्यान के बीच में ही अचानक चले गए थे। चूंकि उनके व्याख्यान में कई गणमान्य लोग शामिल हो रहे थे, इसलिए प्रोफेसर निंग के व्यवहार की अकादमिक जगत में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। यून्या को अचानक बायरान का ख्याल आया। उसने उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा था। निंग किंगलिन को भगाने का कारण जरूर वही रही होगी। कुछ लोगों में प्रेम की जड़ें गहरी होती हैं, कुछ को एक तरफा प्रेम मिलता है और कुछ पागलपन की हद तक जुनूनी होते हैं। प्रेम वास्तव में क्या है? अध्याय 293। 115 सांप अपने बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वह रेखा पार नहीं करता। _4 ये कहना होगा कि यदि बाई रैन का जानबूझकर मार्गदर्शन न होता तो उसका भाग्य ऐसा नहीं होता। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए उसने बाई रान को अग्निकुंड में धकेल दिया। ये कहना मुश्किल है कि कौन सही था और कौन गलत। आखिरकार ये बाई रान की अपनी पसंद थी। यून्या ने बाई रैन को फोन किया। चाची बाई, आप कहाँ हैं? बाई रैन की आवाज़ नाक से आ रही थी। क्या उसे सर्दी लग गई थी या वह बस रोई थी? मैं अपने भाई के घर पर हूँ। क्या हाल है? कुछ खास नहीं, मैं बस इसलिए चिंतित था क्योंकि तुम कल रात घर नहीं आए थे। मुझे लगा कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है। बाई रैन ने अपना सिर कवर के नीचे छिपा लिया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मुझे क्या हो सकता है? बेहतर होगा कि आप अपना समय खुद की देखभाल में बिताएं। युनशू एक बूढ़ी चुड़ैल है और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यून्या ने हंसते हुए कहा, ओह, वह मेरी सबसे कम चिंता वाली बात है। बायरान उसके स्वर से खुश हुई। इसे हल्के में मत लो, युनशू एक सीधा पुरानी चुड़ैल की तरह है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। अगर वह सीधा हो गई है तो मैं अवश्य ही देवता हूँ। क्या एक भूत किसी देवता से मुकाबला कर सकता है?
देखो मैं उसे कैसे वश में करता हूँ। बायरान ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, तुम अभी भी एक बच्चे हो। यूनिया ने अचानक विषय बदल दिया, चाची बाय, आपको पिताजी से तलाक ले लेना चाहिए। बायरान ठिठक गई, उसने अवचेतन रूप से अपना फ़ोन पकड़ लिया। तुम क्या बात कर रही हो बच्ची? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते नज़ारे को देखते हुए यूनिया की आवाज़ बादलों के धुएं की तरह शांत थी। इसे सहने के बजाय तुम जल्दी ही छोड़ दोगे। यूनशेन से तुम्हें कोई और फायदा नहीं होगा और जल्द ही यून परिवार एक अग्निकुंड में बदल जाएगा और तब तक तुम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाओगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुशी का पीछा करो। बायरान ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? उसने अपना बायां हाथ उठाया और आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, जैसे सूरज की रोशनी उसकी उंगलियों से फिसल रही हो। मैं उन्हें एक एक करके नरक में फेंकना चाहता हूँ। इतना कोमल स्वर, फिर भी रीढ़ को अकारण ठंडक पहुंचाने वाला। तो मैं आपकी मदद करूंगा। यूनिया मुस्कुराई, चाची बाय, आप मुश्किल से अपनी रक्षा कर पाती हैं, आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? बस शांति से रहें और अपनी खुशी का पीछा करें। मैं नहीं चाहती कि बायशी दूसरी मेरी बन जाए। कॉल वहीं खत्म हो गई। फोन से बीप 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 की व्यस्त ध्वनि सुनकर बाईरैन के दिमाग में यूनिया के शब्द गूंजते रहे। मैं नहीं चाहता कि बायशी मेरी दूसरी बन जाए, लेकिन बायशी पहले से कहीं ज़्यादा खुश है। उसके पास एक माँ है जो उसे अपने जीवन से प्यार करती है, लेकिन यूनिया के पास क्या है? बायरान बिस्तर पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी। उसके विचार अनजाने में ही उस दिन की ओर लौट रहे थे। वह बिना किसी उद्देश्य के शहर में घूमती रही, मानो कोई जहाज बिना बंदरगाह के हो, और अंततः जियांगजो विश्वविद्यालय के द्वार के सामने रुकी। उसने प्रवेश द्वार पर एक बड़ा बैनर लटका हुआ देखा, प्रोफेसर निंगकिंगलिन को देश में विजयी वापसी पर बधाई तथा उनके व्याख्यान की सफलता की कामना करता हूँ। उस दिन जियांगजो विश्वविद्यालय पहले से कहीं अधिक जीवन था। उसने कार पार्क की और शीशे में अपना मेकअप ठीक करने में काफी समय बिताया। अपनी आंखों के चारों ओर की महीन रेखाओं को देखकर, जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाला मेकअप भी नहीं छिपा सका, वह स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही रो पड़ी। रोने के बाद उसने अपना मेकअप दोबारा लगाया, जिससे उसका थकावट और उदासी पूरी तरह छिप गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, बस एक नज़र ही काफ़ी होगी। जब वह अंदर पहुंची तो भव्य थिएटर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उसने बैठने के लिए सबसे आखिरी पंक्ति में स्थान चुना। इसके तुरंत बाद निंगकिंगलिन सूट और टाई में दिखाई दी। उन्होंने एक परिष्कृत ग्रे चेकदार सूट पहना हुआ था। अपनी युवा हरियाली की तुलना में वे अब परिपक्व स्थिरता के प्रतीक थे। उनका साफ और सौम्य चेहरा, हर हरकत पर उनका विद्वान जैसा संयम, उन्हें समय के साथ बारीक पॉलिश किए गए जैद के टुकड़े जैसा बना रहा था, पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक। नीचे से लड़कियों जैसी मोहब्बत की लहरें गूंज रही थीं। किसी ने साहपूर्वक पूछा, प्रोफेसर निंग, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? उस क्षण उसका दिल उछल पड़ा। वह व्यक्ति मंच के बीच में खड़ा था, उसकी नज़र धीरे से उस छात्रा पर पड़ रही थी जिसने नहीं कहा था। लड़कियों की मोहित आवाजें तेज हो गईं। हे भगवान, प्रोफेसर निंग एक आदर्श पुरुष हैं। तो क्या प्रोफेसर निंग को कोई पसंद है? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन किसी कारणवश वह मुस्कुराहट उदास लग रही थी। हाँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 साल लगेंगे या 20 साल, मैं इंतजार कर सकता हूँ। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर निंग इतने समर्पित होंगे। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ कि कौन सी अंधी महिला प्रोफेसर निंग जैसे महान व्यक्ति को नहीं चाहेगी। आप समझ नहीं रहे हैं, उपन्यासों में प्रोफेसर निंग जैसे आदमी को आप सदाबहार बैकअप कहेंगे। आजकल दबंग सीईओ ही लोकप्रिय हैं। उसने अपने पास खड़ी कई लड़कियों की फुसफुसाहट सुनी, उसका दिल दुखने लगा और उसने अपने अशांत आंसुओं को छिपाने के लिए अपना सिर झुका लिया। व्याख्यान शुरू हुआ और निंगकिंगलिन ने वाक्पटुता से भाषण दिया, कभी मजाकिया और विनोदपूर्ण, कभी गंभीर और श्रोतागण ध्यानपूर्वक उसे सुन रहे थे। अध्याय 294, 115 सांप अपने बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वह रेखा पार नहीं करता। अंडरस्कोर 5। उसकी आवाज़ उसके कानों में घूमती रही, जितना अधिक वह सुनती उतना ही उसका दिल दुखता। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सकी, उठ खड़ी हुई और जाने ही वाली थी कि पास में खड़ी कुछ युवतियां आश्चर्य से उछल पड़ीं। आंटी, आप क्या कर रही हैं? वह घबरा कर भाग गई। मंच पर उस आदमी का भाषण अचानक रुक गया क्योंकि उसने दूर से उस आकृति को देखा जो बुदबुदा रही थी, रान। लगभग अवचेतन रूप से वह उसके पीछे भागा। कार्यक्रम स्थल पर तुरंत ही हलचल मच गई। यूनिया हॉल में चली गई और उसे देखते ही लिफ्ट के पास इंतजार कर रहे गाओकी की आंखें चमक उठीं। नमस्ते, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? गाओकी मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। यूनिया ने थोड़ा सा मुंह बनाया और हल्के से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मैं गाओकी हूँ, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग से। आप किस विभाग में हैं? कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, यूनिया ने उदासीनता से उत्तर दिया। तो आप कार्डियोथोरेसिक सर्जरी से हैं? गाओकी मुस्कुराई, जिस लड़की को आपने कल बचाया था वह वास्तव में आपसे मिलना चाहती है। उसे कहो कि कोई बात नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ, मुझे जाना होगा। फिर उसने धीरे से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद कर दिया। गाओकी जल्दी से अंदर आया, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मिस लिन सच में तुमसे मिलना चाहती हैं? वो 10वीं मंजिल पर हैं, बस जाकर उनसे मिल लो। गाओकी ने जिद की। एलिन, कुछ सोचते हुए यूनिया की बाहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। ठीक है। गाओकी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी, और एक पल के लिए वह खुशी से फूला नहीं समाया। वह एक बड़े खुश लड़के की तरह लग रहा था। जब वे 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो गाओकी उसे मरीज के कमरे की ओर ले गया, जबकि नर्स स्टेशन पर कई युवा नर्सों ने गाओकी को एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ देखकर एक दूसरे को अतिशयोक्तिपूर्ण इशारे किए। गाओकी ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही दोनों चले गए, युवा नर्सें आपस में बातें करने लगीं। रोगी कक्ष के अंदर लिंसिली बिस्तर पर लेटी हुई थी, छत को घूर रही थी, अपने विचारों में खोई हुई थी। अगले ही पल गाओकी ने दरवाजा खोला। मिस लिन, बताइए मैं किसे लाया हूँ?
लिनसिली धीरे से उठ बैठी और गाओकी के पीछे से एक युवा लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। उसने ग्रे रंग का क्रूनेक स्वेटर और स्किनी जीन्स पहनी थी जो उसके सीधे पतले पैरों को उभार रही थी। उसके बाल आधे जूड़े में बंधे थे। उसके चेहरे के भाव किसी पेंटिंग की तरह थे, गरिमापूर्ण और ताज़ा, जिसे देखकर आंखें नम हो जाती थीं। लड़की की गहरी काली आंखें गहरी और चमकदार थीं, एक धारा की तरह साफ, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर एक धुंध छाई हुई है जिससे उसकी आंखों की गहराई में छिपी भावनाओं को देख पाना असंभव हो गया था। उसके होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसकी मुस्कान दिल को सुकून देने वाली थी। लिनसिली ने गंभीरता से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकती, लेकिन मैं अगले जन्म में आपको चुकाने की कसम खाती हूँ, भले ही मुझे अपने दांतों में घास दबानी पड़े। यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आप बहुत गंभीर हो रहे हैं, मुझे केवल इस जीवन की चिंता है। लिनसिली चौंक गई। उसने लड़की के चेहरे का बारीकी से अध्ययन किया। अचानक वह चौंक कर बोली, तुम। यूनिया मुस्कुराई, बिस्तर के पास बैठ गई और गाओकी की ओर देखने लगी जो एक तरफ खड़ा था। डॉक्टर गाओ, लड़कियां एक निजी बातचीत करने वाली हैं, क्या आप सुनना चाहेंगे? गाओकी का चेहरा लाल हो गया और वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा। यूनिया ने लिनसिली की ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को मैंने संयोग से बचाया था वह सबसे बड़ी मिस लिन होगी। लिनसिली की निगाहें उदास हो गईं। क्या बड़ी मिस लिन? मैं अब एक दरिद्र अनाथ से अधिक कुछ नहीं हूँ। ओह, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पिता अभी भी जीवित हैं। मिस लिन उन्हें अनाथ क्यों कहेंगी? लिनसिली ने अपने दांतों को भींच लिया, अपनी नफरत को दबाने में असमर्थ। मेरे दिल में वह मर चुका होगा। यूनिया ने आह भरते हुए कहा, हर परिवार के पास पढ़ने के लिए अपना कठिन धर्मग्रंथ होता है। इस दुनिया में बहुत सारे बदमाशों ने बहुत सारी त्रासदियों को जन्म दिया है। अचानक लिनसिली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिस जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत सक्षम हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? यूनिया ने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, मैं आपकी मदद क्यों करूं, और आपके पास ऐसा क्या है जो मेरी मदद के लायक हो? लिनसिली मूर्ख नहीं थी। वह जी परिवार की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ थी और इसलिए जानती थी कि यह लड़की भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रही है, फिर भी एक जीवन जी रही है। इसके विपरीत वह बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसकी आंखों में गौर से देखते हुए लिनसिली ने कहा, यदि आप अपने हाथों से मेरा बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं आपको लिन परिवार की पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ। वह मुख्य उत्तराधिकारी थी और उसकी मृत्यु के बाद ही उन दरिंदों की बारी आएगी। यूनिया मुस्कुराई, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और मैं तुम्हारी खातिर लिन परिवार से मुसीबत क्यों मोल लूंगी? क्या मैं इतनी मूर्ख दिखती हूँ? नहीं, ये बहुत लाभदायक सौदा है और मिस जी, आपको अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। यूनिया की उपहास भरी निगाहें लिनसिली के चेहरे पर पड़ीं, फिर अचानक उसने अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाया। उसकी आंखों में नर्म बर्फीले स्पर्श और कोमलता ने लिनसिली को उसकी पीठ पर ठंडे पसीने में डुबो दिया। किसी कारणवश उसके सामने खड़े इस व्यक्ति ने उसे भय की भावना से भर दिया। तुम चतुर हो, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा है। लिन परिवार मेरे लिए महत्वहीन है। अध्याय 295 115 सांप बिल से निकल गया है, नीचे की रेखा पार नहीं करता _6। लिनसिली की पलकें थोड़ी कांप उठीं। किसी और के हाथों बदला लेने का क्या मतलब है? बेशक इसे स्वयं करना अधिक संतोषजनक है, क्या आपको नहीं लगता? अचानक लिनसिली ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उनकी गहरी काली आंखें भंवर की तरह थीं जो किसी की आत्मा को चूसने में सक्षम प्रतीत होती थीं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या आप अपनी आत्मा मुझे बेच सकते हैं? यूनिया ने वार का दरवाजा खोला और गांव की तुरंत उसके पास चला गया। यूनिया ने उसे एक कार्ड दिया, पिन 6 है, इस पैसे का उपयोग उसके अस्पताल और उपचार शुल्क का भुगतान करने के लिए करें। गांवकी ने बिना यह सवाल किए कार्ड ले लिया कि एक प्राथमिक देखभाल चिकित्सक ऐसा काम क्यों करेगा। कार्ड रख लो, इसमें उसके इलाज के खर्च के लिए पर्याप्त पैसा है, उसने कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गया। गांवकी उसके पीछे दौड़ी और चलते हुए बोली, आप सचमुच दयालु हैं, संयोग से मिले एक अजनबी की इस हद तक मदद करना, ये सचमुच प्रभावशाली है। यूनिया ने उसकी ओर देखा, वह मेरी दोस्त है। गांवकी जोर से हंस पड़ा, तो तुम एक दूसरे को जानते हो तो बात करना आसान है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हम एक ही अस्पताल में काम करते हैं, इसलिए अब हम सहकर्मी हैं। यूनिया ने उसे अनदेखा किया और जल्दी से लिफ्ट में प्रवेश कर गई। एक मोटी नस पास से गुजरी, उसके कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, जल्दबाजी से टोफू जल्दी नहीं पक जाएगा। कुछ ही दूरी पर हो जियाओ ने यह दृश्य देखकर अपने दांत भींच लिए। गांवकी ने स्थिति स्पष्ट की और लिनसिली की फीस चुकाने चला गया तो हो शियाओ उसके ठीक पीछे चली गई। गांवकी के जाते ही वह पूछताछ करने के लिए भुगतान कर्मचारियों के पास दौड़ी। जब उसे पता चला कि लिनसिली की मेडिकल फीस गांवकी ने ही चुकाई है तो वह गुस्से से लगभग रो पड़ी। पता चला कि सिस्टर झाओ सच कह रही थी, उन्होंने लिनसिली की फीस अपनी जेब से दी थी। उनका उसके लिए क्या मतलब था और वह उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहे थे? गांवकी को नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली औरत भला कैसे पसंद आ सकती है? उसने जरूर जानबूझकर गांवकी को बहकाया होगा, ऐसा ही होना था। जैसे ही यूनिया ने कार्यालय में प्रवेश किया, वेइकिंग तुरंत वहां आए और कहा, उपराष्ट्रपति पेई ने अभी फोन किया है। जैसे ही आप पहुंचे सीधे निदेशक के कार्यालय जाएं। क्या उन्होंने बताया कि यह किस बारे में है? वेइकिंग ने अपना सिर हिलाया, नहीं, लेकिन वह बहुत जरूरी लग रहा था, यह कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। यूनिया ने अपना बैग उठाया और निर्देशक के कार्यालय की ओर चल पड़ी। पेई जिंगहोंग भी वहां मौजूद थे। यूनिया को अंदर आते देख निर्देशक सु तुरंत गर्मजोशी से खड़े हो गए। जियाओ जी, आप आ ही गईं। यूनिया सोफे पर बैठ गई और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आखिर बात क्या है? निर्देशक सु गंभीर दिखे और यूनिया की ओर देखा। उसे अभी भी शांत देखकर उन्होंने पेई जिंगहोंग की ओर मुड़ने से पहले आह भरी, तुम उसे बताओ।
पेई जिंगहोंग ने अपना गला साफ करते हुए कहा, जिंगडू जनरल अस्पताल ने हृदय विफलता से पीड़ित एक मरीज को स्थानांतरित किया है, जिसे जीवित हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी की आवश्यकता है। यूनिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह नियमों के विरुद्ध है। पेई जिंगहोंग ने आह भरते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि दूसरा पक्ष कौन है? यूनिया ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा व्यक्ति जिसे हम कतई भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। पेई जिंगहोंग ने सिर हिलाया, ये सही है, वे दरअसल डॉक्टर निक्स की प्रतिष्ठा के कारण आए थे और खास तौर पर आपसे ऑपरेशन करने के लिए कह रहे थे, वरना हमारा अस्पताल और आप दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। यूनिया सोफे पर पीछे झुकते हुए हंस पड़ी। शक्ति एक अद्भुत चीज है। पेई जिंगहोंग ने उसकी ओर देखा, तुम क्या सोचती हो? यूनिया मुस्कुराई, मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे चिकित्सा नैतिकता का पालन करना चाहिए। चाहे दूसरा पक्ष कोई भी हो, मैं अपनी नैतिक सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं तैयार न हो। अन्यथा ये हत्या से किस प्रकार भिन्न है? सर्जरी से पहले दूसरा पक्ष आपसे मिलना चाहता है। इतना यकीन है कि मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। खैर, सत्ता के सामने समझौता करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। यूनिया के होंठ व्यंग्य से मुड़ गए। पेई जिंगहोंग ने आह भरते हुए कहा, सर्जरी में अब और देरी नहीं की जा सकती, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यूनिया अचानक खड़ी हो गई और बिना कुछ कहे दरवाजे की ओर चल दी। मैं धमकियां नहीं मानती, उन्हें खुद आकर मुझे ढूंढने दो। ये कहकर वह बिना पीछे देखे ऑफिस से बाहर चली गई। किताबों की अलमारी के पीछे से एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। जब पेई जिंगहोंग ने खड़े होकर उस आदमी से कहा, श्री नानगोन, कृपया गुस्सा न हो। डॉक्टर निक्स थोड़ी ज्यादा युवा और आवेगी हो सकती हैं, लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। आदमी के पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे, उसकी आवाज गहरी और चुंबकीय थी। डॉक्टर निक्स वास्तव में एक युवा महिला हैं, कितनी दिलचस्प। उस स्वर में छिपी ठंडक ने उसे सुनने वालों की नसों को अजीब तरह से जकड़ लिया। इस डर से कि श्री नानगोंग अपना गुस्सा यूनिया पर निकालेंगे, पेई जिंगहोंग फिर से बोलने ही वाले थे कि उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और कार्यालय से बाहर चला गया। उनका विशाल आकार एक सम्राट के समान महान था। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति इतनी फैली हुई थी कि किसी के लिए भी गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अगर वह धमकियां स्वीकार नहीं करती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे ढूंढूंगा। जब तक उस आदमी का आकार फीका नहीं पड़ गया तब तक सू जियुवान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। इतनी शक्तिशाली उपस्थिति, वास्तव में वह कौन है? अध्याय 296। 115 सांप अपने बिल से बाहर आ गया है, लेकिन वह रेखा पार नहीं करता। अंडरस्कोर 7। पेई जिंगहोंग की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। यूनिया कार्यालय वापस नहीं लौटी, बल्कि सीधे अस्पताल से चली गईं। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकली, एक रोल्स रॉयस कार उसके पास आकर रुकी। सूट और चमड़े के जूते पहने एक युवक यात्री सीट से उतरा और कार का पिछला दरवाजा खोला। मिस, कृपया। यूनिया ने उसकी ओर देखा, नीचे झुकी और अंदर चली गई। उसने अपना फोन निकाला और डूशान को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। एक टोयोटा ऑफ रोड वाहन धीमी गति से रोल्स रॉयस का पीछा कर रहा था। ये वास्तव में एक सुपर लग्जरी कार थी और यूनिया के लिए यह पहली बार था। उसने मन ही मन सोचा कि अमीर लोग वास्तव में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। आदमी ने पीछे के शीशे से उसकी ओर देखा और ये देखकर कि कार में बैठने के बाद से लड़की एकाग्र और शांत थी, वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। 10 मिनट बाद कार शहर के सबसे शानदार 5 सितारा होटल के प्रवेश द्वार पर रुकी। उस आदमी का पीछा करते हुए यूनिया शीर्ष मंजिल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया। सर, मैं उस व्यक्ति को लेकर आई हूँ। हम कमरे के अंदर से एक गहरी आवाज आई, जिससे अकेले में तो ज्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक बात तो तय थी, वह एक युवक था जो लंबे समय से सत्ता के पद पर था। उस आदमी ने दरवाजा खोला, यूनिया के अंदर आने का इंतजार किया और फिर धीरे से उसे बंद कर दिया। आलीशान स्वीट के अंदर फर्श पर मुलायम फारसी कालीन बिछा हुआ था, जिस पर चलने पर कोई आवाज नहीं आती थी। सोफे पर दरवाजे की तरफ पीट करके एक आदमी बैठा था, सिर्फ उसका सिर दिखाई दे रहा था, लेकिन कमरे में एक स्पष्ट दबाव फैल रहा था जो अनायास ही तनावग्रस्त कर रहा था। यूनिया का अनुमान गलत नहीं था, वास्तव में अभी प्रिंसिपल के कार्यालय में कोई था और वह यही आदमी था। डॉक्टर निक्स, मैं लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा का प्रशंसक रहा हूँ। उस आदमी की धीमी और मुस्कुराती हुई आवाज ऊंची हो गई, एक बहुत ही मधुर स्वर, मानो कोई शानदार सेलो सोनाटा शान से बह रहा हो। यूनिया चुप रही। शायद उसे यह बात अरुचिकर लगी, इसलिए उस आदमी ने अपना रुख बदला। डॉक्टर निक्स धमकियां स्वीकार नहीं करते तो क्या डॉक्टर निक्स विशिष्ट अतिथि बनना स्वीकार करेंगे? यूनिया सीधे चलकर उसके पास सोफे पर बैठ गई। आदमी ने अपनी बाहें उठाईं और देखा, सीधा सादा। तभी यूनिया ने उस आदमी के रूप रंग पर गौर किया। वह 27 या 28 साल का लग रहा था। उसके चेहरे के भाव कोणीय थे और उसमें कुछ पश्चिमी गहराई थी, खासकर उसकी आंखों का रंग जो आसमानी नीले रंग का, गहरा और मनमोहक और बेहद आकर्षक था। वह आदमी सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। उसकी हर हरकत से एक सम्राट का गौरवपूर्ण भाव झलक रहा था, जो ऊंचा और श्रेष्ठ था, सभी को नीची निगाह से देख रहा था और इस आदमी की उपस्थिति में कोई भी अधीनता की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता था। यूनिया ने उदासीनता से अपनी नजरें हटा लीं और संगमरमर की मेज पर खिले हुए जिप्सोफिला के गुलदस्ते पर पड़ गईं। वह आदमी इत्मीनान से लड़की के प्रोफाइल को देख रहा था। उसके सामने किसी का इतना शांत रहना दुर्लभ था। मैं ये जानने को उत्सुक हूं कि डॉक्टर निक्स की अंतिम पंक्ति क्या है। जब मैं ऑपरेशन टेबल के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा स्केलपेल जीवन बचाने के लिए होता है, मारने के लिए नहीं। डॉक्टर निक्स ने विशेष रूप से ऑपरेटिंग टेबल पर जोर दिया है, इसलिए यदि यह ऑपरेटिंग टेबल के सामने नहीं है तो क्या डॉक्टर निक्स स्केलपेल को कसाई के चाकू के रूप में मानते हैं? यूनिया ने चुपचाप उसकी ओर देखा, बिना किसी शर्मिंदगी के, और हल्के से मुस्कुराए। आप इसे अपनी इच्छानुसार समझ सकते हैं।
वह आदमी अचानक यूनिया के करीब झुका और उसके कान में धीरे से सांस लेते हुए बोला, सच बताऊं तो मेरे मन में तुम्हारे बारे में जिज्ञासा पैदा हो गई है। क्या तुम जानती हो कि जब कोई पुरुष किसी महिला के बारे में उत्सुक हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? यूनिया की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, अभी भी उतनी ही सुरुचिपूर्ण और उचित थी, यहाँ तक कि उसके होठों के कोनों पर मुस्कान भी पूर्णता के साथ थी। मैं नहीं जानना चाहती। आदमी ने एक भान उठाई, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ। इतनी चिकनी त्वचा, अभी भी कुंवारी, कला के एक टुकड़े की तरह पूर्णता, मुझे वास्तव में इसे इकट्ठा करने का मन कर रहा है। स्वर ऐसा था कि अनायास ही किसी की रूह कांप उठती थी। यूनिया अंदर से तनाव में थी, लेकिन बाहर से वह मुस्कुराई। यदि आप वास्तव में उस व्यक्ति को बचाना चाहते हैं तो बकवास छोड़ दें। मेरा धैर्य सीमित है और मेरे पास आपके साथ ऐसे उबाऊ खेल खेलने का समय नहीं है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर निक्स काफी आश्वस्त हैं। हालांकि डॉक्टर निक्स वास्तव में अद्वितीय हैं। कई विशेषज्ञ इस तरह की हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी कर सकते हैं। यूनिया ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, केवल मेरी तकनीक ही सही है और सफलता दर सबसे अधिक है, अन्यथा आप राजधानी शहर से यहाँ तक क्यों आए? आदमी ने अचानक अपना हाथ हटा लिया और वापस बैठ गया। उबाऊ! उसने ताली बजाई और भीतरी कमरे से एक युवती प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी, निर्मल जल जैसी निर्मल आभा, मानो कोई देवदूत भूल से नश्वर संसार में आ गया हो। महिला ने अवचेतन रूप से उस आदमी की ओर देखा, लेकिन देखा कि वह उदासीन भाव से नीचे देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और यूनिया के पास चली गई। डॉक्टर निक्स, मैं स्वेच्छा से अपना हृदय दान कर रही हूँ, कृपया आप ये सर्जरी कर दीजिए, महिला ने दयनीय स्वर में कहा, सचमुच दया प्रकट करते हुए। यदि यूनिया पुरुष होती तो वह निश्चित रूप से भावुक हो जाती। कोई स्वेच्छा से मरने के लिए तैयार है? यूनिया ने उस महिला की अवचेतन नज़र को नहीं देखा जो उस आदमी को दे रही थी। स्पष्टतः इस स्थिति में और भी बहुत कुछ था। हर किसी की अपनी कठिनाइयां होती हैं, वह बस जवाब चाहती थी। अपनी अंतरात्मा या जो भी था उसे साफ करने की कोशिश करते हुए यूनिया अब इसमें और गहराई से नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने सामने खड़ी स्त्री को देखा, जो फूल जितनी उम्र की थी, फूल जितनी सुंदर, अत्यंत सुंदर और सावधानीपूर्वक सुरक्षा की पात्र। ठीक है, मैं सहमत हूँ, उसने कहा। उसने देखा कि महिला का शरीर अवचेतन रूप से कांप रहा था। उसकी आंखों में खुशी और दुख दोनों झलक रहे थे। कितना जटिल था। वह आदमी अचानक बोला, उन्हें अंदर लाओ। अगले ही क्षण जो व्यक्ति यूनिया को लाया था वह अंदर आया और आदरपूर्वक बोला, श्रीमान। उस आदमी ने फिर यूनिया की ओर नहीं देखा। मेहमान को बाहर निकालो। यूनिया खड़ी हुई और जल्दी से सुएट से बाहर चली गई। उसके चले जाने के बाद महिला अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बहने लगे और उसने सोफे पर बैठे उस आदमी की ओर देखा जो ठंडा और गरिमा में था। आह्यान, क्या तुम यही चाहते हो? उस आदमी ने अपने हाथ से उसकी ठोड़ी को उठाया और इतनी जोर से चुटकी काटी कि उसे दर्द होने लगा, जिससे वह अत्यंत अपमानजनक मुद्रा में उसकी ओर देखने को मजबूर हो गई। यही तो आप चाहते थे, मैंने आपके लिए इसे संभव बनाया है। क्या अब आप दोबारा सोच रहे हैं? महिला ने हताश होकर अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थीं। नहीं, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी नहीं दे सकती। उसने अचानक अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। आह्यान, मैं मरने जा रही हूँ। मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ देना चाहती हूँ। आदमी ने घृणा से अपना सिर घुमा लिया। बाहर निकल जाओ। वह अचानक उठकर चला गया। महिला रुकी, फिर उसकी पीठ पर गिर पड़ी और अपनी जान बचाने के लिए उससे लिपट गई। मैं मरने वाली हूँ, क्या तुम मेरी यह आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? आह्यान, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उस आदमी ने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और अचानक घूमकर उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। उसकी निगाहें बाज की तरह खतरनाक थीं। मुझे धक्का मत दो। खांसी खांसी खांसी, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं अभी खुद को मार डालूंगी। तुम्हारा भाई, वह अगले मैचिंग डोनर तक नहीं बचेगा। महिला विजयी भाव से मुस्कुराए। आदमी की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज़ से ज़्यादा धमकी से नफरत है। उसने उसके चेहरे को लगभग जुनूनी नज़रों से देखा। कृपया इसे मुझे दे दो, मुझे स्वेच्छा से मरने दो। आह्यान। यूनिया के होटल से बाहर निकलने और धूप में खड़े होने के बाद ही उसे फिर से जीवित महसूस हुआ। वह आदमी बहुत खतरनाक था। स्पष्टतः प्रेम के खेल में एक अनुभवी खिलाड़ी था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होता था। यूनिया बस जल्दी से सर्जरी पूरी करना चाहती थी और उस व्यक्ति को जल्दी से अपनी दुनिया से बाहर कर देना चाहती थी ताकि वह फिर कभी दिखाई न दे। हालांकि उसे लगा कि यह मुश्किल हो सकता है। डूशान ने यूनिया के चेहरे के भाव को देखा और चिंता से पूछा, मिस, क्या आप ठीक हैं? यूनिया ने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, और वैसे अंकल चांग से इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहो। ध्यान रखना कि दूसरे पक्ष को पता न चले। डूशान ने सिर हिलाया। निश्चिंत रहें मिस। उसी समय पेई जिंगहोंग ने फ़ोन किया और बताया कि सर्जरी अगले दिन सुबह के लिए निर्धारित है। इससे उसे तैयारी के लिए पूरा एक दिन मिल गया। यूनिया को अचानक पहले वाली महिला याद आ गई। यह एक और दयनीय प्रेम कहानी लग रही थी। परसों तक क्या हो सकता है? मृत्यु से हर कोई डरता है, लेकिन क्या वह महिला सचमुच उसे धैर्य के साथ स्वीकार कर सकती है? उसे लग रहा था कि सर्जरी से पहले कुछ न कुछ जरूर होगा। अध्याय 297। 116 बहनों की प्रतिद्वंद्विता। एक पत्थर से दो शिकार। दूसरी रात को कांग जिन से धूल से सना हुआ थका हुआ चेहरा लिए वापस लौटा। कांग जिनिक्सियन लिविंग रूम में युनशु के साथ टीवी देख रही थी जब उसने कांग जिनसे को वापस आते देखा और सहज रूप से खड़ी हो गई। बहन, तुम वापस आ गईं। कांग जिनसे ने अपना सिर हिलाया और सूये को, जो सामान लेकर पीछे आ रही थी, निर्देश दिया, मेरा सामान ऊपर ले जाओ। सूये सामान सीढ़ियों से ऊपर ले गया। कांग जिनसे चलकर सोफे पर बैठ गई और अपने कामुक लहराते बालों को सहजता से संवारते हुए बोली, पिछले कुछ दिनों से आप सब कैसे हैं? कांग जिनिक्सियन मुस्कुराया। माँ और मैं दोनों बिल्कुल ठीक हैं।
ये सुनकर कांग जिनसे ने कांग जिनिक्सियन की सावधानीपूर्वक जांच की। आपका रंग पहले से बहुत बेहतर है, वास्तव में जाने देना अच्छा है। कांग जिनिक्सियन ने अपने हाथ से अपना चेहरा छुआ, उसकी आंखें झपक रही थीं। क्या भाई शेन अभी तक वापस नहीं आए? कांग जिनसे ने पूछा। जब वह घर से बाहर थी तो उसे एक भी दिन चैन नहीं मिला था। उसे डर था कि उसकी अनुपस्थिति में कोई और महिला युनशेन को उससे छीन लेगी, इसलिए वह काम खत्म करने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उड़ान भरकर वापस आ गई। कांग जिनिक्सियन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखी। भाई का शायद आज रात कोई सामाजिक कार्यक्रम है, मैंने पिछले कुछ दिनों में उसे ज्यादा नहीं देखा है। कांग जिनसे की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। युनशू ने बगल से ठंडे स्वर में कहा, शेनशेन असंख्य कामों में व्यस्त है, तुम लड़कियों की तरह नहीं कि उसे यहाँ बातचीत करने का समय मिले। मुस्कुराते हुए कांग जिनसे ने जवाब दिया, चाची यूं सही कह रही हैं, मैं बस भाई शेन के बारे में चिंतित हूँ, मुझे डर है कि वह खुद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। बोलते हुए उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला। मुझे पता है कि आपको जैड पसंद है आंटी यून, इसलिए मैंने हांगकांग से विशेष रूप से यह जैड हार खरीदा है, क्या आपको ये पसंद है? डिब्बा खोला तो अंदर एक नाजुक जैड का हार पड़ा था। हरमन का गोल और गोल था, रंग रसीला हरा था जो मानो टपक रहा हो, रोशनी में पारदर्शी और जगमगाता हुआ, बेहद खूबसूरत। यहाँ तक कि नकचड़ा युनशू भी इस बार संतुष्ट था। कांग जिनिक्सियन ने अपने होंठ काटे, करीब आए और बोली, ये बहुत सुंदर हार है, ये वास्तव में माँ के लिए उपयुक्त है। कांग जिन से मुस्कुराए, कांग जिनिक्सियन की ओर देखते हुए। उस लड़की के पास शब्दों के साथ निश्चित रूप से एक तरीका था। युनशू ने डिब्बे का ढक्कन बंद किया और कांग जिनसे की ओर देखा। उसकी नज़र उसके पेट पर पड़ी। मैंने हाल ही में अपना कार्यक्रम तय किया है और एक प्रसिद्ध पारंपरिक चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट लिया है, जब आपके पास समय हो तो मेरे साथ जांच करवा लीजिए। कांग जिनसे का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन युनशू के हाव भाव को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। कांग जिनिक्सियन ने न तो बाईं ओर देखा और न ही दाईं ओर। भाई के लिए बच्चे पैदा करने में असमर्थ होने के कारण उसे उसके पास रहने का कोई अधिकार नहीं था। कांग जिनिक्सियन ने अपनी आंखें अपने पेट पर गड़ा दी और चुपचाप अपने होंठ काट लिए। ऊपर सूये ने कांग जिनसे की चीजें अपने कमरे में रख दी और हर चीज को व्यवस्थित रूप से अपनी जगह पर रख दिया। सच कहें तो वह कांग जिनसे की सहायक थी, लेकिन यह एक नानी होने जैसा था। उसने कांग जिनसे के अंडरवियर भी धोए थे, राजकुमारी के जीवन के बिना, लेकिन राजकुमारी की अकड़ से ग्रस्त सूये ने अपने दिल में मजाक उड़ाया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि एक लड़की कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी दोनों बाहें एक दूसरे पर टिकी थीं और चेहरे पर सुस्ती थी। सूये मुस्कुराई, मिस यूनिया, आंटी जियान की देखभाल करना कठिन होगा। मुझे अपना काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल या आसान नहीं है। जवाब तो ठीक था, लेकिन उसकी नज़रें चुपके से उस युवती पर पड़ गईं। गलती से उसकी नज़र दूसरी लड़की की आंखों से टकरा गई, जिससे सूई का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने खुद को संभाला। ये सच है, आखिरकार यह आपका पेशा है, लेकिन अगर एक दिन आपका नियोक्ता मुसीबत में पड़ जाए और आप अपनी आय का स्रोत खो दें, तो आप क्या करेंगे? यूनिया ने टेढ़े होंठों से मुस्कुराते हुए कहा। सूये ने कोई प्रतिक्रिया दिखाए बिना अपनी आंखें नीची कर लीं। बेशक, मैं कोई दूसरा नियोक्ता ढूंढ लूंगा। किसी को भी एक ही पेड़ पर फांसी नहीं लगानी चाहिए जब तक कि वह मूर्ख न हो। यूनिया अचानक हंस पड़ी, तुम बहुत चतुर हो। याद रखो तुमने अभी क्या कहा था। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। सूये ने लड़की की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। जब सूये नीचे गई तो उसने तीनों के बीच थोड़ा कठोर माहौल देखा। मिस कांग, सब कुछ संभाल लिया गया है। परेशान होकर कांग जिनसे ने हाथ हिलाकर कहा, अब आप जा सकते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। सूये ने सिर हिलाया और लिविंग रूम के सामने की ओर चल पड़ी। तभी युनशेन बाहर से अंदर आईं। सूये ने सिर झुकाकर आदरपूर्वक पुकारा, प्रेसिडेंट युन, लेकिन युनशेन ने उनकी एक नज़र भी नहीं डाली और उनके पास से घर में चली गईं। सूये ने कांग जिनसे की हैरान आवाज़ और ज़मीन पर उसकी ऊंची एड़ियों की उत्सुकता भरी टैप टैप की आवाज़ सुनी। वह मुस्कुराई, उसके होंठ मुड़े हुए थे और वह जल्दी से जी फैमिली मैनर से बाहर निकल गई। भाई शेन, तुम वापस आ गए। कांग जिनसे ने कोमल और मधुर स्वर में युनशेन का ब्रीफकेस ले लिया। युनशेन ने हल्की सी हम की आवाज़ निकाली, युनशू की ओर देखा और कहा, माँ। उसकी नज़रें युनशू के पास बैठे दुबले पतले व्यक्ति पर घूम गईं। उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह बिना कुछ कहे अपने आप पर नियंत्रण पा गया। कांग जिनिक्सियन ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, उसका दिल उत्साह से तेज हो गया। अध्याय 298, 116 बहनों की प्रतिद्वंद्विता, एक पत्थर से दो शिकार अंडरस्कोर 2। भाई शेन, मैंने तुम्हें इतना याद किया है कि कुछ ही दिनों के अंतराल के बाद मैं मर सकती हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद आए? 30 की उम्र वाली एक महिला ने धीरे से कहा, जिससे रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। युनशेन ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाईं। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। जैसे ही उसने उसके बढ़ते हाथ को एक तरफ कर दिया, ठंडे स्वर में बोला, माँ अभी भी यहाँ हैं, अपने व्यवहार का ध्यान रखें। कांग जिनसे को अपने दिल में अप्रसन्नता महसूस हुई, लेकिन वह सतह पर हल्के ढंग से कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे हमेशा लगता था कि युनशेन कहीं न कहीं बदल गया है। उसने उस पर किसी औरत की खुशबू महसूस की थी और अंदर ही अंदर उसे जकड़ लिया था, क्योंकि औरतें ऐसे मामलों में जन्मजात जासूस होती हैं। नहीं, वह कभी भी किसी अन्य महिला को युनशेन के लिए अपने साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देगी। कांग जिनशियान के होंठ थोड़े मुड़े और अनजाने में उसकी नज़र युनशेन से टकरा गई। वह सख्त हो गई, फिर शर्माकर उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। युनशेन की नज़रें सिकुड़ गईं, उसकी छोटी उंगली धीरे धीरे चल रही थी। माँ, मैं थक गया हूँ, मैं पहले ऊपर जाकर आराम करूंगा। इन शब्दों के साथ वह ऊपर जाने के लिए मुड़ा और कांग जिनसे ने अपना पर्स उठाया, युनशू से कुछ कहा और जल्दी से उसके पीछे चली गई। युनशू दरअसल कांग जिनसे से बहुत असंतुष्ट था।
लेकिन बायरान, उस बेशर्म औरत के साथ जिसने सबको बाहर कर दिया था, शहर की कोई भी मनपसंद औरत युनशेन से शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। जैसा कि कहावत है, अंधों के देश में काना राजा होता है, इसलिए काम जिनसे एक मुश्किल से ही स्वीकार्य विकल्प था। अगर वह शेन के लिए एक बेटा या बेटी भी पैदा कर पाती तो युनशु जरूर बायरान को बाहर निकाल देता और काम जिनसे को आगे बढ़ा देता। फिर भी इतने सालों बाद भी काम जिनसे का पेट शांत था। अब तक तो मुर्गी ने भी अंडा दे दिया होगा। इतने सालों में उन्होंने अनगिनत डॉक्टरों से सलाह ली, ढेरों दवाइयां खाईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे तो शक भी होने लगा था, नहीं, असंभव, वरना जी युन्या और जी युनमियाओ वे दो छोटे बच्चे कैसे बने। लेकिन युनशु जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती उतना ही कुछ गड़बड़ लगती। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब ये विचार आ ही गया था तो वो उसे रोक नहीं पाए। माँ, क्या हुआ, आप इतनी पीली क्यों दिख रही हैं? काम जिनिक्सियन ने चिंता से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि युनशु का रंग पल भर में ही खराब हो गया था। युनशु ने हाथ हिलाकर कहा, बहुत देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ये कहकर वह उठी और जल्दी से अपने कमरे में लौट गई। जैसे ही काम जिनिक्सियन युनशेन के कमरे के पास से गुजरी, वह अवचेतन रूप से रुक गई। कुछ विचार एक बार शुरू हो जाने पर डोमिनो की तरह अजेय रूप से फैल जाते हैं। अगर उसने मिठास का स्वाद नहीं चखा होता तो शायद वह इतनी परेशान नहीं होती, लेकिन उस एक रात के बाद वह अब खुद को धोखा नहीं दे सकती थी, न ही वह खुली आंखों से युनशेन और काम जिनसे को अंतरंग होते हुए देख सकती थी। उसकी अचंभे में फंसी कमरे का दरवाजा अचानक अंदर से खुल गया और काम जिनसे ने जिनिक्सियन को वहां खड़ा देखा जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसने भ्रम में पूछा, आह जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिनिक्सियन ने तुरंत अपना हंसमुख व्यवहार वापस पा लिया, मुझे अपनी बहन से कुछ बात करनी है। काम जिनसे ने अपने लंबे बालों को झटकते हुए कहा, आज मैं थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं। जम्हाई लेते हुए वह नीचे की ओर चलने के लिए मुड़ी। मुझे बहुत प्यास लगी है, काश मैंने वो तेज स्वाद वाले व्यंजन न खाए होते। काम जिनिक्सियन ने दरवाजा खुला देखा और जैसे कि वह किसी भूत प्रेत से ग्रस्त हो, वह अंदर चली गई। कमरे में कोई नहीं था, रोशनी मंद और अंतरंग थी। उसने वॉक इन क्लोजेट से आती रोशनी देखी, अपनी धड़कन दबाई और अंदर चली गई। युनशेन की पीठ उसकी ओर थी। जब उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारी, जिससे उसकी मांसल पीठ दिखाई दी, जिसमें मर्दाना आकर्षण झलक रहा था, काम जिनिक्सियन का दिल धड़क उठा और वह उसकी पीठ पर गिर पड़ी। उसे गले लगाते हुए बोली, भाई, क्या तुम मुझसे बच रहे हो? आदमी का शरीर अकड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि काम जिनिक्सियन अचानक प्रकट हो जाएगा। तुम पागल हो गए हो? पीछे मुड़कर उसने जबरदस्ती काम जिनिक्सियन के हाथ छुड़ा दिए। सब कुछ अनदेखा करते हुए जिनिक्सियन ने खुद को फिर से उस पर फेंक दिया। उसकी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थीं। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे लिए भले ही मैं पागल हो जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़की एक विनम्र बिल्ली के बच्चे की तरह उसकी छाती से चिपकी हुई थी। उसके कोमल हाथ उसकी मांसपेशियों को मजबूती से जकड़े हुए थे। उसकी आवाज़ कोमल और दयनीय थी, जो किसी का भी दिल पिघलाने के लिए पर्याप्त थी। युनशेन की नज़रें गहरी हो गईं और अचानक उसने काम जिनशियान को पीछे की ओर धकेल दिया। उसकी पीठ अलमारी से टकरा गई। उसने हल्की सी सिसकारी भरी और अगले ही पल उस आदमी की व्यापक उपस्थिति से अभिभूत होकर उसके होंठ जोर से बंद हो गए। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन पर छा गए। उसकी आंखें बंद हो गईं, वह चुंबन में खो गई। उस आदमी की तेज सांसें उसकी तर्कशक्ति को आग की तरह जला रही थीं। उस पल वह बिना किसी पछतावे के खुशी खुशी मर जाती। संकीर्ण कोठरी में, वासना की पीड़ा में, माहौल गर्म हो गया। उसके हाथ बेचैनी से घूमने लगे, धीरे धीरे उसके निचले शरीर की ओर बढ़ने लगे। तभी कदमों की आहट सुनाई दी और काम जिनसे की ऊंची आवाज सुनाई दी, भाई शेन, कपड़े बदलने में इतना समय क्यों लग रहा है? वे दोनों वास्तविकता में वापस आ गए। काम जिनिक्सियन एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन युनशेन ने उसे छोड़ दिया। उसके सिर पर धीरे से थपथपाते हुए उसे शांत रहने का संकेत दिया। अध्याय 299, 116 बहनों की प्रतिद्वंद्विता, एक पत्थर से दो शिकार 3। उसने देखा कि युनशेन ने घरेलू पोशाक पहन ली। बटन लगाते हुए जैसे ही वह अलमारी से बाहर निकला, वह पूरी तरह से सहज था, बिना किसी जल्दबाजी के, मानो जो कुछ भी अभी अभी हुआ था वह केवल एक भ्रम था। क्या मुझे कपड़े बदलते समय भी तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? हालांकि उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक कर्कशता थी जिसने काम जिनिक्सियन के दिल को गुदगुदा दिया, जिससे वह अपने होठों पर हाथ रखकर आंखें सिकुड़कर मुस्कुराने लगी। यह एहसास सचमुच रोमांचकारी था। काम जिनसे ने तुरंत ठहाका लगाया, नहीं नहीं, मैंने बिस्तर पहले ही लगा दिया है। भाई शेन, चलो अब आराम करते हैं। ये कहकर वह बिल्ली की तरह कदम बढ़ाते हुए युनशेन की ओर बढ़ी। उसकी मोहक आंखों में आकर्षण कूट कूट कर भरा था। युनशेन ने लापरवाही से नजरें फेर लीं। मुझे थोड़ी प्यास लगी है, नीचे जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी पिलाओ। काम जिनसे का चेहरा सख्त हो गया और उसने आज्ञाकारी ढंग से बाहर जाने से पहले युनशेन पर नाराजगी भरी नजर डाली। काम जिनसे के जाते ही काम जिनशियान अलमारी से बाहर निकला और युनशेन के पास आया। भाई, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है। युनशेन ने उसकी ओर देखा। वापस जाओ और आराम करो। काम जिनशियान ने नाक से कुड़ी, फिर अचानक खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। भाई, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। युनशेन ने खुद को नियंत्रित किया और धीरे से उसे दूर धकेलते हुए कहा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। काम जिनिक्सियन ने तुरंत ऊपर देखा, आश्चर्यचकित और खुश। सच में? युनशेन ने हल्के से सिर हिलाया और अपना हाथ उठाकर उसके चेहरे को छुआ। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं जिन्हें काम जिनशियान समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे उन्हें साफ देखने की जरूरत नहीं थी। उसे बस युनशेन के भाव की जरूरत थी। वापस जाओ, तुम्हारी बहन जल्द ही वापस आ जाएगी। काम जिनशियान अनिच्छा से चले गए। जब काम जिन से अंदर आया तो युनशेन बिस्तर के किनारे पर बैठा हुआ एक वृत्तपत्रिका पलट रहा था। उसे पानी का गिलास देते हुए युनशेन ने एक घूंट लिया और फिर उसे बेडसाइड टेबल पर रख दिया और अपनी पत्रिका पर वापस लौट गया।
जानबूझकर अपने पायजामे के ऊपरी हिस्से के बटन खुले छोड़कर अपनी छाती का कुछ हिस्सा दिखाते हुए कांग जिन से युनशेन के करीब आकर धीरे से बोली, भाई शेन। यह आवाज़ किसी की भी रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफ़ी थी। युनशेन ने भौहें चढ़ाईं, तुम क्या कर रहे हो? क्या वह सचमुच अनजान था या सिर्फ नेक होने का दिखावा कर रहा था? कांग जिनसे को झुंझलाहट महसूस हुई और वह करवट बदलकर लेट गया। कुछ देर तक पत्रिका देखने के बाद युनशेन भी थक गया और लेटने के लिए लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर में एक चिकना नंगा शरीर उसके खिलाफ दबाया गया और युनशेन अनिच्छा से पलट गया। कांग जिनसे ने बेशर्मी से उसकी पीठ को गले लगा लिया और अपने हाथों को इधर उधर घुमाते हुए उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। अचानक युनशेन ने उसका घूमता हुआ हाथ पकड़ लिया। अंधेरे में उसकी आवाज़ ठंडी और निर्दयी थी, मैं आज थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं। कांग जिनसे अचानक उठ बैठी। युनशेन, तुम्हें अपनी बात साफ साफ कहनी होगी। क्या तुम मुझसे इसलिए चिढ़ती हो क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूँ? क्या इसीलिए तुम मुझे छूना नहीं चाहती? आधी रात को तुम किस बात पर हंगामा कर रहे हो? युनशेन का स्वर अधीरता से भरा हुआ था। मैं हंगामा कर रही हूँ। अगर तुम स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो चैन से सोने के बारे में सोचना भी मत। बताओ, क्या तुम किसी और औरत को देख रहे हो? उसने युनशेन के शरीर को धकेलते हुए पूछा। बस। युनशेन अचानक उठ बैठा, उसकी निगाहें बर्फ जैसी हो गईं। क्या तुम इससे तृप्त हो गए? आंसू भरी आंखों के साथ कांग जिन से दयनीय लग रही थी। उसके नंगे चेहरे के बिल्कुल विपरीत, जो मेकअप से उजड़ा हुआ था, रूखी और पीली त्वचा थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अंधेरे में उसका अस्त-व्यस्त रूप सुंदरता से कोसों दूर, बल्कि किसी भूतिया आकृति जैसा लग रहा था। भाई शेन, मैंने अपनी जवानी के सभी बेहतरीन साल तुम्हें दे दिए हैं। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी उपस्थिति से अचानक घृणा महसूस करते हुए युनशेन बिस्तर से उठे, अपना कोट पहना और बाहर चले गए। तुम्हें ठीक से शांत होने की जरूरत है। मैं आज रात अध्ययन कक्ष में सोऊंगा। एक धमाके के साथ दरवाजा बंद हो गया और कमरे में सन्नाटा छा गया। कांग जिनसे ने तकिया उठाया और जोर से दरवाजे पर पटक दिया। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि युनशेन को कोई दूसरी महिला मिल गई होगी। सभी पुरुष जवान और खूबसूरत महिलाओं को पसंद करते हैं और 35 साल की उम्र में वह अब जवान नहीं रही। कभी राष्ट्रीय परी रही युनशेन अधेड़ उम्र की ओर बढ़ रही थी और युनशेन का उससे ऊब जाना स्वाभाविक था, लेकिन उसने उससे इतनी बेरहमी की उम्मीद नहीं की थी। अपने दांतों को भींचते हुए उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर वह उस बदमाश को पकड़ लेगी तो वह निश्चित रूप से अपना चेहरा इस हद तक खरोंच लेगी कि वह पहचान में ही नहीं आएगी। कांग जिनसे का पुरुष ऐसा नहीं था जिसे कोई भी महिला चाह सके। अध्ययन कक्ष में एक बिस्तर भी था, हालांकि वह बहुत आरामदायक नहीं था। युनशेन अभी लेटे ही थे कि एक दुबली पतली आकृति अंदर आए। एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अगले ही पल एक नंगी लाश उसके साथ बिस्तर पर आ गिरी। जैसे अग्नि में चिंगारी लगती है, वैसे ही वे तुरंत प्रज्वलित हो जाते हैं। जुनून में खोई हुई कांग जिनिक्सियन ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, हताश होकर खुद को रोक लिया, जिससे एक गुप्त संबंध के समान निश्चित तनाव ही पैदा हुआ। युनशेन को अंततः समझ में आ गया कि वह कांग जिनसे को छूने से क्यों हिचकिचा रहा था। अध्याय 116 बहनों की प्रतिद्वंद्विता, एक पत्थर से 2 शिकार _4। उसके नीचे की औरत तो बस एक मोहिनी थी, खासकर उस जगह पर कांग जिनसे उसकी तुलना ही नहीं कर सकता था। उसे अचानक हेयान की कही बात याद आ गई। उसकी हरकतें अचानक अकड़ गईं। कांग जिनिक्सियन की आवाज़ बिल्ली के बच्चे जैसी थी। भाई, तुम्हें क्या हुआ है? अंधेरे में युनशेन की आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं, मानो कोई जानवर अपने शिकार को निगलने को तैयार हो, और कांग जिनशियान में दहशत भर रही थी। उसकी हरकतें अचानक और तेज हो गईं, मानो वह कांग जिनशियान को चीरकर खा जाना चाहता हो। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। कांग जिनिक्सियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और इच्छा की ज्वारीय लहर में डूब गई। अगली सुबह कांग जिन से उठी तो उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं और उसे छिपाने के लिए उसे काफ़ी मेकअप करना पड़ा। नाश्ते की मेज पर युनशेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और वह खुद को मन ही मन कोसने से नहीं रोक सकी कि वह उसका सामना नहीं करना चाहता होगा। तभी सफ़ेद पोशाक पहने, साफ सुथरी और नाजुक दिखने वाली कांग जिनसियन वहां आए। कांग जिनसे के चेहरे पर थकान देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, बहन, क्या कल रात आपको ठीक से नींद नहीं आई? कांग जिनसे ने आह भरते हुए कहा, इसका जिक्र भी मत करो। युनशु और जी युन्या अभी तक नहीं आए थे और नाश्ते की मेज पर सिर्फ 2 लोग थे। कांग जिनसे ने कांग जिनिक्सियन को देखा और ईर्ष्या से भर गया। उसकी छोटी बहन भले ही उसकी तरह सुंदर न हो, लेकिन वह उससे छोटी थी, उसकी त्वचा बेहतर थी और उसमें पवित्रता का भाव था जिसे पुरुष शायद पसंद करते थे। जितना अधिक वह देखती उतना ही अधिक दुखी महसूस करती। तुम्हारे भाई के पास कोई और भी होगा। कांग जिनिक्सियन ने ऊपर से तो आश्चर्य जताया, लेकिन अंदर ही अंदर वह आत्मसंतुष्ट थी। क्या भाई ऐसा कैसे कर सकता है? बहन, आप जरूर गलतफहमी में हैं। वह उस तरह का इंसान नहीं है। अगर उसे दूसरी औरत ढूंढनी होती तो वह 10 साल तक क्यों घसीटता? कांग जिनसे ने अपने सामने खड़ी लड़की की निर्मल छवि को देखते हुए सिर हिलाया। तुम बहुत भोली हो, तुम मर्दों को समझती ही नहीं। मर्द हमेशा नए के पीछे भागते रहते हैं और पुराने से ऊब जाते हैं। तुम्हारा भाई मुझे बूढ़ा होने के लिए तुच्छ समझता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। कांग जिनिक्सियन के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी जब उसने कांग जिनसे का हाथ थामकर उसे दिलासा दिया, बहन, चिंता मत करो, कोई भी औरत तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। तुम 1 दशक से भी ज्यादा समय से भाई के साथ हो। प्यार के बिना भी उसके साथ हमेशा तुम्हारी जगह रहेगी। खुद को कम मत आंको। तुम सिर्फ 35 साल की हो, बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हो। वो शब्द दिल पर वार करने वाले थे। पहली बात तो ये कि युनशेन उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। 1 दशक से ज्यादा का साथ किसी और औरत के आक्रमण को बर्दाश्त नहीं कर सकता था।
दूसरी बात, अपनी जवानी के चरम पर पहुंची 18 साल की लड़की के सामने 35 साल की उम्र क्या बुढ़ापा नहीं मानी जाती थी। दुर्भाग्य से कांग जिनशियान के शब्दों का मूल अर्थ समझ नहीं पाए, बल्कि उसे लगा कि वे उसके दिल की गहराई तक पहुंच गए हैं और वह कांग जिनशियान का हाथ थामे बिना नहीं रह सकी। शियान, तुम ही मेरे पास बची हो। माँ का जल्दी देहांत हो गया और अब हम दोनों बहनें ही अपना पेट पाल रही हैं। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। कांग जिनिक्सियन ने उसे धीरे से गले लगा लिया, उसकी आंखों में उपहास की झलक थी। बहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर उसे पहले अपनी बहन के प्रति जरा भी सहानुभूति या अपराधबोध हुआ होता तो अब वह इतनी मूर्खता नहीं करती। उसका भाई उससे प्यार नहीं करता था, वह तो खुद से प्यार करता था। तो मेरी प्यारी बहन, बेहतर होगा कि तुम सच्चाई का सामना करो। हमारे भाई बहन के रिश्ते को देखते हुए शायद जब वह दिन आएगा तो मैं तुम पर थोड़ी दया दिखा सकूं। कांग जिनसे ने अचानक दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे भाई को मुझसे किसने छीन लिया है। कांग जिनिक्सियन का शरीर अचानक अकड़ गया। कौन? उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। उसकी कल्पनाएं जितनी भी सुंदर थीं, वह अभी भी वास्तविकता के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। ये तुम्हारे भाई की सेक्रेटरी है, वह घटिया औरत। वह हमेशा मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, मानो पूरी दुनिया को बताना चाहती हो। तुम्हारा भाई जरूर उस पर मोहित हो गया होगा, वरना अब वह मुझे छूने से इतना कतराता क्यों है। उस औरत ने मेरे आदमी को बहकाने की हिम्मत की, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसने वास्तव में कुछ करने की हिम्मत नहीं की। कांग जिनिक्सियन ने अपने भाई की सचिव के बारे में सुनकर चुपके से भौहें सिकोड़ ली। वह एक कामुक सुंदरी थी। क्या ये हो सकता है कि उसका भाई सचमुच उसके साथ शामिल था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग जिनशियान ने पुरजोर इनकार किया, लेकिन फिर निश्चिंत होकर सोचने लगी कि अगर ये सच भी हो तो क्या। मर्दों का इस खेल में शामिल होना कोई असामान्य बात नहीं थी, बस वो उसे अपने दिल में थामे रहे, बस यही मायने रखता था। क्रोध की कगार पर पहुंची कांग जिनसे की ओर देखते हुए कांग जिनिक्सियन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। बहन, वो तो बस एक सेक्रेटरी है, वो आपसे ज्यादा नहीं बोल सकती। खैर, आप एक दशक से ज्यादा समय से भाई के साथ हम बिस्तर हो चुकी हैं। हालांकि पदवी कम है, पर स्नेह तो है। सेक्रेटरी तो बस एक कर्मचारी ही होती है। अगर आप उसे निकाल भी दें तो भाई आपका क्या बिगाड़ लेगा। उस सचिव से कभी न मिलने के बावजूद कांग जिनसियन को अंदाजा हो गया था कि वह एक जबरदस्त प्रतिद्वंद्वी है। कांग जिनसे के हाथों का इस्तेमाल करके उससे छुटकारा पाकर वह एक ही तीर से दो निशाने साध लेगी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।